हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 9th के हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के चैप्टर 13 ग्रामश्री के आगे के काव्यांश को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी का सामान्य सा जीवन परिचय और इस चैप्टर के दो काव्यांश फैली खेतों में दूर तलक से लेकर के नीलम की कलिती सी नीली तक के इस काव्यांश को हमने पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे के काव्यांश को। तो अगला काव्यांश तीसरी काव्यांश है। तीसरा काव्यांश हम देखते हैं। ये तीसरा काव्यांश, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इस काव्यांश में हम प्रसंग लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में खिले हुए रंग बिरंगे फूल और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही है सखियां मटर खड़ी। रिलमिल मतलब होता है मिलजुल कर, है ना। रिलमिल मतलब मिलजुल कर। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही मतलब हंसना। सखियां मतलब सखी, या फिर वो दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं वो। और उसमें मटर खड़ी हुई है, मटर की फसल जो है खड़ी हुई है। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा? यहां पर कवि कहते हैं कि रंग रंग के फूलों के बीच में मिल करके, कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि कई रंगों के फूलों के बीच में मटर की फसल खड़ी होकर के हंस रही है। कैसे कर रही है? कई रंगों के फूलों के बीच में मटर की फसल खड़ी होकर हंस रही है। तो ऐसा लग रहा है मानो कोई सखी वहां पर सज करके आई हो और उनकी जो दूसरी सखियां हैं उन पर हंस रही हो, मतलब उनको देख करके खुश हो गई हो, हंस रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जब वो मटर की खेत में जो है वो मटर के फूल जो है खिले हुए हैं और उसके साथ में और अन्य फूल जो है खिले हुए हैं, तो सब एक साथ मिल करके खेल रहे हैं वहां पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है और सब एक साथ हंस रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। मखमली पेटियों मतलब पेटी, किसी भी चीज को रखने का बॉक्स बोल सकते हैं, संदूक बोल सकते हैं, है ना, बॉक्स। सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। छीमियां मतलब वही पॉट बोल सकते हैं, है ना, ये पॉट बोलते हैं ना, वो पॉट बोल सकते हैं जिसमें रखा जाता है किसी भी चीज को। छिपाए बीज लड़ी, और उस पॉट में क्या है? कोई जो बीज है, जो उस मटर का जो बीज है वो उसमें छिपा हुआ है। मटर जानते हैं, हरा मटर, उसमें जो उनके बीज होते हैं वो अंदर में होते हैं ना, तो उसको हम पॉट बोल देते हैं। वहां पर पॉट, उसके अंदर में उनकी जो बीज है वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो मटर की जो मखमली सी जो पेटी है उसके अंदर में उसकी जो बीज है वो छिपी हुई है, और वो लड़ी के समान, क्योंकि उस मटर में एक बीज नहीं रहता है, मटर का 4 5 6 इस प्रकार से बहुत सारे रहते हैं, इस कारण से उसको बोला गया है लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और यहाँ पर खेतों की सुंदरता और गांव की सुंदरता को बताते हुए कवि कहते हैं कि फिरती है रंग रंग की तितली। वहां फूल जब खिले हुए हैं रंग रंग के फूलों पर सुंदर, जब रंग रंग के कई तरह तरह के फूल जब खिले हुए हैं तो उसमें कई रंगों के, विभिन्न रंगों की तितलियां जो है उस पर इधर उधर मंडरा रही है, फिर रही है। फिरना मतलब घूमना, फिर रही है, मंडरा रही है। ठीक है, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर।
फूले फिरते हैं। फूले मतलब खुशी से, फूले नहीं समाना बोलते हैं ना, तो वो वाले फूले मतलब खुशी से। फिरते हैं मतलब घूमते हैं। फूल स्वयं, ऐसे फूल जो है खुशी से ही खुद घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत मतलब होता है उड़ उड़ मतलब उड़ना, वृंतों से वृंतों पर। वृंतों से वृंत मतलब, वृंत मतलब होता है डाली, डाली या फिर डंठल बोल देते हैं ना उसको, हाँ वो वृंत। तो जो फूल जो है एक दूसरे के ऊपर इधर से उधर मंडरा रहे हैं। कैसे मंडरा रहे हैं? जब हवा चल रही है तो फूल की जो डाली है एक दूसरे से एक टकरा रही है। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक दूसरे से डाली से एक दूसरे से ये सब जो है फूल हैं वो टकरा रहे हैं और इधर उधर फिरते हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं जब हवा चल रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पर खेत के रंग बिरंग फूलों की और तितलियों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने क्या बताया उसको हम एक बार पुनः देखते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर रंग रंग के तरह तरह के फूलों के बीच में मटर की फसल खड़ी हुई है और हंस रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई सखी जो है सज धज करके आई है और उसकी जो दूसरी सखी हैं, उनके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो उन पर हंस रहे हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। हंसने के मतलब उसका मजाक उड़ाना नहीं, उसको देख करके वे लोग खुश हो रहे हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और ऐसे लग रही है जब मटर जो है फला हुआ है तो वो अपनी मखमली पेटी से, पेटी में अपने पॉट में वो अपने बीजों को छिपा करके खड़ी है, वहाँ पर लटकी हुई है ना, फली हुई है। उसके मटर के जो पौधे होते हैं उसमें वो फली हुई है ऐसा लग रहा है। तथा जब वो वहाँ पर रंग रंग के कई तरह के फूल खिले हुए हैं तो उसमें कई रंगों की तितलियाँ जो है उस पर इधर उधर मंडरा रही है और फूल जो खिले हुए हैं वो हवा में इधर उधर हिल डुल भी रहे हैं। जैसे वो ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुशी से क्या कर रहे हों, घूम रहे हों, फिर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूं। आगे है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत किसको बोलते हैं? चांदी, सिल्वर। ठीक है, स्वर्ण सोना, गोल्ड। मंजरी किसको बोलते हैं? जो आम में बौर आए रहते हैं ना, आम का जो फूल होता है ना उसमें, उसके बाद वो आम फलता है उसी में, तो बौर बोलते हैं मंजरी। मंजरी मतलब जो आम का बौर है उसको बोलते हैं। लद गई आम्र तरु की डाली, आम्र मतलब आम और तरु मतलब होता है पेड़ की डाली। ठीक है, यहां पर कवि बता रहे हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, अब सोने और चांदी जैसे, रजत और सोने की समान बौर से आम की डाली जो है कैसे हो गई है? पूर्ण रूप से लद गई है। मतलब उसमें, उस आम में पूर्ण रूप से बौर आ गया है। मतलब पूरे सभी तरफ पेड़ में, पूरे तरफ सभी तरफ सभी जगहों पर क्या हो गया है? आम के पेड़ में बौर आ गया है। वो कैसे दिखाई दे रहा है? सोने और चांदी के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका कलर कुछ वाइट भी होता है, कुछ येलो कलर टाइप में भी होता है, इसलिए रजत और स्वर्ण नाम दिया गया है उसको। ठीक है, इसमें अगर प्रसंग लिखते भी हैं तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पेड़ों में लदे हुए फलों की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं कि अब क्या हो गया है, गांव की सुंदरता जो है बढ़ते जा रही है, तो उसमें बता रहे हैं उसी क्रम में कि अब पेड़ों पे बौर आम के पेड़ में बौर आ गया है, जो कैसे लग रहा है? सोने और चांदी के समान लग रहा है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। झल रहे ढाक, ढाक मतलब जो पलाश के फूल होते हैं, रेड कलर के फूलते हैं, होली से पहले फूल जाता है वो। पीपल के दल, दल मतलब होता है पत्ता, ठीक है ना, लीफ। तो वो बता रहे हैं कि अब जो पलाश के फूल हैं वो झड़ रहे हैं और पीपल के पत्ते भी झड़ने लग गए हैं।
हो उठी कोकिला मतवाली। अब कोकिला भी क्या हो गई है, मतवाली हो गई, मदमस्त हो गई है, मतवाली मदमस्त हो गई है। कोकिला भी आवाज निकाल रही है, कोकिला मतलब कोयल भी आवाज निकाल रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन। महके कटहल, कटहल जानते हैं जैक फ्रूट। मुकुलित मतलब अधखिला, आधा खिला हुआ। जामुन, जामुन जो वो वाला ना ब्लैक ब्लू कलर का होता है वो जामुन। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में ये झरबेरी झूली। झरबेरी किसको बोलते हैं, जो बेर का जो झाड़ी होता है, बेर की जो झाड़ी होती है ना, छोटी छोटी वाली जो बेर होती है, बेर का पेड़ वाला वो वाला नहीं, जो नहर के किनारे पे या फिर तालाब के किनारे में मिल जाता है वो। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कवि कि अब कटहल भी महक रहा है, कटहल फल भी गया है, वो भी फल गया है, उसकी महक आ रही है। और मुकुलित जामुन, जामुन भी आधा खिल गया है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगलों में ये जो बेर है, जो छोटे छोटे बेर है, उसकी झाड़ियों में भी ये फल जो है आ गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम। फूले आड़ू, आड़ू जानते हैं आप लोग, पींच बोलते हैं जिसको, पीच बोलते हैं ना। नींबू जानते हैं। दाड़िम, दाड़िम का मतलब होता है अनार को बोलते हैं दाड़िम। बता रहे हैं कि आड़ू भी क्या हो गया है, फूल गया है, नींबू भी फूल गया है, और दाड़िम में भी फूल आ गया है, अनार में भी फूल आ गया है। आलू गोभी बैंगन मूली, और ये सब चीज़ जो है इन खेतों में उत्पादित हो रही है, मतलब खेतों में निकल रही है। आलू की भी फसल लगी हुई है, गोभी भी लगी हुई है, बैंगन भी लगी हुई है, और मूली भी लगी हुई है। ठीक है, तो इस काव्यांश का हम भावार्थ फिर देखते हैं। तो भावार्थ क्या लिख सकते हैं इसमें, कवि यहाँ पर बताते हैं, पेड़ों में लदे हुए फलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अब आम के पेड़ में बौर लग गए हैं, और उसमें कैसे लगे हैं, रजत और स्वर्ण मंजरी लगे हुए हैं, मतलब सोने और चांदी के समान बौर आ गए हैं। तथा जो पलाश के फूल हैं वो झड़ रहे हैं, और पीपल के पत्ते भी झड़ रहे हैं। उस समय कोयल भी मतवाली हो गई, वो भी मदमस्त हो गई, वो अपनी आवाज़ निकाल रही है। और इस समय कटहल भी फल गया है, जामुन भी अधखिला है, अभी आधा खिल रहा है, आधा खिला हुआ है। जंगल में जो झरबेरी है, जो छोटी बेर होती है, वो भी झूली हुए, वो भी फल रही है। और आड़ू भी जो है वो भी फूल गया है, नींबू भी फूल रहा है, जो अनार है दाड़िम वो भी फूल रहा है, आलू गोभी बैंगन ये सब चीज़ जो है अब उन खेतों में, उन गाँव में क्या हो रही है, पैदा होने वाली है। वो जो है अब उन खेतों से निकलने वाली है, ये आलू जो गोभी है या बैंगन है वो। ठीक है, अगला देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ठीक, यहाँ पर भी सेम है प्रसंग, उसी प्रकार से लिख सकते हैं। खेतों की सुंदरता, या फिर खेतों में जो फल लगाए हैं, या फिर पेड़ों में जो फल आए हैं, जो फसलें हैं वो आ रही हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, यहाँ पर बता रहे हैं गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, या फिर खेतों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, जो अमरूद है वो पीले हो गए हैं, पूर्ण रूप से वो पक गए हैं, और उसमें लाल लाल चित्तियां भी पड़ गई है, वो बहुत ही ज़्यादा मीठे हो गए हैं। उसमें चित्तियां पड़ी है मतलब एक प्रकार से धब्बा, चित्तियां मतलब धब्बा पड़ा हुआ है ना, अमरूद में जो धब्बा पड़ जाता है उसको बोल रहे हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। अब जो सुनहले मतलब सुनहरे गोल्डन कलर का जो बेर है, वो मीठी बेर, मधुर मतलब मीठी जो बेर है वो भी पक गई है, वो बता रहे हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, अवली, अवली किसको बोलते हैं, आंवला जो है जब वो बड़ा नहीं हुआ रहता, छोटा छोटा रहता है, तब उसको बोला जाता है अवली। तो अवली से तरु की डाल जड़ी, तलु मतलब होता है पेड़ की डाल जड़ी। अब
उस आंवले का जो पेड़ है वो आंवली से क्या हो गया है, पूर्ण रूप से जकड़ गया है, जड़ी हुई है, मतलब लगी हुई है। वो आंवली जो है उसमें फला हुआ है। आंवले को आप लोग देखे होंगे, जब वो छोटा छोटा रहता है तो पेड़ जो है पूरा गुथ जाता है उस फल से, आंवले से। ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं, आंवली से तरु की डाल जड़ी, आंवली से उस आंवले के पेड़ जो है का पेड़ जो है पूर्ण रूप से लद गई है, लगी हुई है, उसमें फली हुई है आंवली। लहलह पालक महमह धनिया, और पालक भी लहलहा रही है, और क्या हो रही है, महमह धनिया, और महमह मतलब उसकी खुशबू, धनिया की खुशबू भी आ रही है। खेतों से पालक और धनिया की खुशबू दोनों आ रही है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी भी जो है फल गई है, और उसके साथ साथ सेम भी फली हुई है, और ये उनकी जो बेल है वो इधर उधर फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से खेतों की सुंदरता का बखान कर रहे हैं यहाँ पर कवि। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और टमाटर भी पक गए हैं, वो मखमली से हो गए हैं, उनका जो ऊपर है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है ना, टमाटर का ऊपर जो है एकदम चिकना भी रहता है, तो इसलिए बोल रहे हैं मखमली टमाटर हुए लाल, वो भी पक करके लाल हो गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और ये मिर्ची है वो मिर्च ना, चिली, ये भी बड़ी हो गई है, मतलब ये भी खाने लायक हो गए हैं। इस प्रकार से खेतों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बता रहे हैं कि अमरूद जो है वो पीले पीले हो गए हैं, और वो जो है उसमें लाल लाल धब्बे भी पड़ गए हैं, ये पूर्ण रूप से खाने के लायक हो गए हैं, बहुत मीठे हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो मीठे जो बेर हैं वो भी पक गए हैं, और आंवले के पेड़ में उसकी जो आंवली है वो बहुत सारी फली हुई है। खेतों में पालक भी है, और खेतों से धनिये की खुशबू भी आ रही है। तथा खेत में क्या क्या फला है, लौकी भी है, सेम है, टमाटर भी है, मिर्ची भी है, ये सब चीज़ जो है खेतों में लहलहा रहे हैं, फल गए हैं, सब खाने लायक हो गए हैं। इस प्रकार से कवि बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। ठीक है, बालू के सांपों से अंकित, बालू मतलब होता है रेत को बोलते हैं बालू, सांपों से अंकित, जो गंगा की सतरंगी रेती, सतरंगी मतलब होता है 7 रंगों वाली, 7 रंगों की। ठीक है, तो यहां पर कवि बता रहे हैं, कवि क्या बता रहे हैं, गंगा के तट के सौंदर्यता का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। यहां पर प्रसंग में लिख सकते हैं कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंगा के किनारे के सौंदर्य का वर्णन किया है, या फिर गंगा के तट, तट मतलब भी किनारा ही होता है, कि तट के सौंदर्यता का वर्णन किया है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि गंगा की जो किनारे बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जब कवि देखते हैं वहां उस नदी में जो गंगा है ना वहां, तो वहां की जो रेत है उस पर जब धूप पड़ती है, सूर्य की जब धूप पड़ती है, तो कैसा लग रहा है, वो सतरंगी 7 रंगों वाली दिख रही, वो चमक रही है। और बालू के सांपों से अंकित वो जो रेत है वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, अगर हम नदी में जाते हैं तो रेत जो है प्लेन रहता है क्या, नदियां जो है देखते हैं तो वहाँ रेत जो पड़ा रहता है वो प्लेन नहीं रहता है, जब उसमें पानी का बहाव हुआ रहता है उसके कारण से क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसा लगता है जैसे सांप जो है उसमें अंकित कर दिया हो, इधर उधर लहराते लहराते ऐसा रहता है, रेत जो है ऊपर नीचे या फिर लहराती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की जो सतरंगी रेती है मतलब उसमें जब धूप पड़ रही है तो 7 रंगों की दिखाई दे रही है, और वह रेत जो है कैसे अंकित हो गई है, सांपों के समान अंकित हो गई, वहां पर सांपों से अंकित हो गई है। जो गंगा की रेत है वो लहराते दिखाई दे रही है ना, प्लेन नहीं है वो जो रेत है वो। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, सुंदर लगती, सरपत मतलब जो घास पात है उसको सरपत बोलते हैं, तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा नदी के तट पर उसके किनारे पर जो तरबूजों की खेती है वो पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, वो वहाँ पर छाई हुई, क्या छाई हुई है, उन तरबूजों की जो
घास पात है, उनके जो पत्ते हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। किसकी? तरबूजों की। तरबूज को अधिकतर वहाँ नदियों में ही लगाया जाता है। ठीक है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और वहाँ पर उस गंगा नदी पर क्या है? जो बगुला है, बगुला सफ़ेद कलर की होती है, बगुला पक्षी जो है शिकार करने के लिए जाती है वहाँ पर। तो कभी एक पैर में, कभी दो पैर में, तो एक पैर में खड़ी होकर के अपने कलंगी को क्या कर रही है? वो संवार रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा कभी खुजलाते हुए दिख जाता है, कभी अपने पैर से इधर उधर अपने शरीर को हिलाते दिख जाते हैं, है ना। तो वैसे ही वो प्रतीत हो रहे हैं, अपने अंगुलियों से, अपने पैरों के उंगलियों से वो क्या कर रहे हैं? कंघी कर रहे हैं, अपने कलंगी संवार रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। तीरते जल में सुरखाब, सुरखाब मतलब एक प्रकार का पक्षी है, चक्रवाक पक्षी, जिसको चकवा पक्षी बोलते हैं ना, चकवा के नाम से जानते हैं, वो चकवा पक्षी। तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर, पुलिन मतलब होता है जो गीली रेत होती है उसको पुलिन बोला जाता है। नदियों की जो गीली रेत है उसको, उसमें हल्का सा नमी रहता है ना, पानी पानी सा, तो उसको बोला जाता है पुलिन, मतलब गीली रेत। मगरौठी रहती सोई, मगरौठी एक पक्षी का नाम है। तो वहां पर जल में, तीरते मतलब तैर रहे हैं, जल में क्या कर रहे हैं? सुरखाब है, जो चकवा पक्षी है, जो चक्रवाक पक्षी है, वो तैर रहे हैं। और पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और उस गीले रेत पर ये मगरौठी पक्षी जो है क्या कर रही है? सोई हुई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसका हम काव्यांश, इस काव्यांश का हम भावार्थ एक बार पुनः देखते हैं। कवि गंगा के तट के सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की नदी में जो रेत है वो सांपों से अंकित हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तथा उन रेतों पर जब धूप का, सूर्य का जब किरण पड़ता है तो 7 रंगों की सी दिखाई दे रही है। और गंगा के किनारे जो तरबूज की खेती हुई है, तरबूज की खेती कर रहे हैं लोग, उसकी जो घास पात है, उसका जो बेल है वो इधर उधर पड़ी हुई है, बिखरी हुई है। तथा वहीं पर बगुला पक्षी भी अपनी पैर की उंगलियों से अपना कलंगी संवार रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तथा जो सुरकाब पक्षी है, जो चक्रवाक पक्षी है, वह भी उथली जल में तैर रही है, वहाँ पर तैर रही है। और उस नदी की जो गीली रेत है वहाँ पर मगरौठी पक्षी भी सोई हुई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, अंतिम काव्यांश है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए भीगी अंधियारी में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्नग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। ठीक है। तो हसमुख हरियाली हिम आतप, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम मतलब बर्फ, और आतप का मतलब होता है धूप। तो बर्फ और धूप, तो यहाँ पर हिम और आतप का मतलब सर्दियों का जो धूप है उसको कहा गया है। हिम आतप मतलब सर्दियों का धूप। सुख से अलसाए से सोए, अलसाए मतलब आलसी बोलते हैं ना, आलसीपन, वो आलसी से सोए हुए हैं, सो गए हैं, ऐसा। ठीक है। यहाँ पर इस काव्यांश में कवि ने रात के समय गांव की सुंदरता का, गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि सर्दियों की धूप ने क्या किया है? फसल के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया है। सर्दियों की धूप ने क्या किया है? हिम आतप ने, सर्दियों के धूप ने क्या किया है? फसल के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया है, हंसमुख ला दिया है। जो हरियाली है उसमें हंसी खुशी ला दिया है। जो फसल है वो हरियाली है, उस पर हंसी का भाव ला दिया है, मतलब वो प्रसन्न है, खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। तो आगे बोलते हैं कवि, सुख से अलसाए से सोए, तो कभी सर्दियों के धूप में अलसाई सी लग भी रही है। तो कभी कभी ये जो फसल है वो कैसे लग रही है? अलसाए से भी लग रही है,
और इस अलसायपन के कारण से, आलसीपन के कारण से ये फसल जो है सो गई है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। ठीक है। भीगी अंधियारी नीली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए। भीगी अंधियारी में निशिकी, निशि मतलब रात्रि, तारक स्वप्नों में से खोए, तारक मतलब तारा, सितारा, स्टार। ठीक है। यहां पर कवि बता रहे हैं कि इस अंधियारी रात में तारक सपनों में खोए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो तारे हैं वो सपने में, अपने सपनों में खोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत मतलब पन्ना, जानते हैं एक रत्न होता है, उसको बोलते हैं। डिब्बे सा खुला ग्राम, और ऐसा लग रहा है इस अंधियारी में, ऐसा लग रहा है कि कोई क्या कर दिया है, उस जगह पर उस मरकत को, मतलब जो पन्ना है उसको, उसका डिब्बा है उसको खोल दिया है, ऐसा लग रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उसके ऊपर नीलम मतलब नीला आकाश, नीले कलर का आकाश जो है क्या हुआ है, आच्छादित हुआ है, छाया हुआ है नीलम के समान। नीलम एक रत्न भी होता है, तो नीलम के समान यह जो नभ है, जो आकाश है, वो छाया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रात के समय में गांव की सौंदर्यता का वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं कि रात के समय गांव ऐसा लग रहा है जैसे कोई पन्ना की रत्न को, पन्ना नामक रत्न को क्या कर दिए हैं, या फिर पन्ना नामक रत्न के जो डिब्बा है उसको खोल दिए हैं, जिससे प्रकाशमान हो गया है, पूरा गांव जो है प्रकाशित हो गया है, और उसके ऊपर नीलम के समान जो आसमान है वो छाया हुआ है, नीला आसमान छाया हुआ है, मतलब हल्का नीला, गांव जो है हल्का नीला दिखाई दे रहा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। हिमांत, हिम का अंत मतलब सर्दियों का अंत, में स्निग्ध शांत मतलब एकदम शांत हो गया है। निज शोभा से हरता मन, निज मतलब अपना स्वयं, शोभा मतलब सुंदरता, हरना, हरता मन, हरता जन मन, है ना। तो हरना मतलब आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ हो सकता है हरना का, हरता का। ठीक है। तो निज शोभा से हरता जनमन, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ठंड का मौसम है वो क्या हो गया है, उसका अंत आ गया है, और उसकी शांति जो है दिखाई दे रही है, सब तरफ शांति है। और इस प्रकार से वो अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से सभी लोगों को, जनमन को, सभी लोगों को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, सभी लोगों के मन को वो आकर्षित कर रही हैं, सभी के मन को वो भा रही हैं। ठीक है। अब हम इसका भावार्थ एक साथ देखते हैं पुनः। तब क्या होगा, कवि यहाँ पर गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्दियों की धूप ने फसल के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया है। तो कभी सर्दियों की धूप में अलसाई सी लग रही है, ये फसल जो है कभी अलसाई सी भी लग रही है, तो कभी इस आलस के कारण से सोए हुए भी लग रहे हैं। फिर कवि बताते हैं कि इस अंधियारी रात में जो तारा है, जो सितारे हैं, वो सपनों में खोए हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है। फिर ऐसा भी लग रहा है कि कोई पन्ने का डिब्बा जो है उस गांव में ला करके खोल दिया हो, और उसके ऊपर नीलम के समान आकाश जो है छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। तथा जब यह ठंड का मौसम जो है समाप्त होने वाला है, तब क्या हो रहा है, अपनी शोभा से यह जो ऋतु है, यह जो मौसम है, वो अपनी सुंदरता से लोगों के मन को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।